Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 8th lecture of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. हमारा आज का टॉपिक है पार्शली एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर्ड सेट्स क्या होते हैं। इनफैक्ट इससे पहले जितने भी आपने सेट्स पढ़े वो आप ऑर्डिनरी सेट ट्रीट करते थे, उनमें कोई ऑर्डर रिलेशन नहीं लेते थे। बट आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट्स पे हम ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। जब भी किसी सेट पे आप कोई ऑर्डर डिफाइन कर लें तो उस सेट को ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम टू टाइप्स के ऑर्डर्ड सेट डिस्कस करेंगे, टोटली ऑर्डर्ड सेट्स एंड पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स, और उनकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स देखेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल नंबर्स एंड कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। इनफैक्ट रिकॉल दैट कार्डिनल नंबर्स क्या थे। सपोज हमारे पास कोई भी एक सेट ए है और अगर हम एक फैमिली ऑफ सेट कंसीडर करें बी सच दैट बी इज इक्विवेलेंट टू ए, तो अल्फा नंबर जो है ये इस ए सेट का कार्डिनल नंबर कहलाता है। और कार्डिनल नंबर को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा से। इनफैक्ट जब हमने कार्डिनल नंबर डिफाइन किए थे तो हमने देखा था कि फाइनाइट सेट्स के लिए कार्डिनल नंबर जो है वो सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट के इक्वल होता है। जैसे जितने भी सिंगलटन सेट्स हों उन सब के कार्डिनल नंबर को हम 1 से डिनोट करते हैं। अगर 2 पॉइंट सेट्स हैं से ए बी तो इनके कार्डिनल नंबर को हम 2 से डिनोट करते हैं। तो सिंपली जो फाइनाइट सेट होते हैं उनकी कार्डिनैलिटी से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट होता है। बट इनफाइनाइट सेट्स को जब हमने स्टडी किया था तो इनफाइनाइट सेट्स हमारे पास 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट, जिनकी नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कोरस्पोंडेंस हो, जिन्हें हमने डिन्यूमरेबल सेट्स कहा था। और सेकेंडली ऐसे सेट्स जिनकी नेचुरल नंबर्स के साथ 1-to-1 कोरस्पोंडेंस ना हो, उन्हें हमने नॉन डिन्यूमरेबल सेट कहा था। तो हमने देखा था कि जितने भी डिन्यूमरेबल सेट्स हैं उन सब की कार्डिनैलिटी को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी नॉन डिन्यूमरेबल सेट हैं, फॉर एग्जांपल रियल लाइन, इनकी कार्डिनैलिटी को हम सी से डिनोट करते हैं। अब एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल क्या था। इनफैक्ट अगर हम एक फैमिली कंसीडर करें बी ए इज द फैमिली ऑफ ऑल फंक्शन एफ सच दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये फैमिली कार्डिनल नंबर से कैसे लिंक होती है कि अगर हम कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट अल्फा लें, कार्डिनल नंबर ऑफ बी सेट बीटा लें, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी पावर ए सेट जो होगा वो बीटा पावर अल्फा है। और ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन ए सेट है और को डोमेन बी सेट है। रिकॉल दैट मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ए सेट में से 1-2 एलिमेंट ले लेते हैं, बी सेट में से ए बी एलिमेंट ले लेते हैं, तो बी पावर ए में जो टोटल फंक्शंस बने थे वो हमारे पास 4 फंक्शंस थे, f1, f2, f3 और f4। तो इसमें जो 4 फंक्शंस थे हमारे पास, एक f1 फंक्शन था फ्रॉम ए टू बी, ए के एलिमेंट 1-2, बी के एलिमेंट ए बी। तो f1 फंक्शन इस तरह था कि 1 मैप्स ऑन टू ए एंड 2 मैप्स ऑन टू बी। सिमिलरली f2 फंक्शन के जो एलिमेंट थे
वो इस तरह के थे कि से 1 मैप्स ऑन टू बी एंड 2 मैप्स ऑन टू ए, ये सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन हमने देखा था वो इस तरह था कि 1 मैप्स ऑन टू ए एंड 2 आल्सो मैप्स ऑन टू ए, ये भी एक फंक्शन है। और लास्ट वन हमने देखा था कि दोनों एलिमेंट 1 और 2 अगर बी पे मैप हो जाए। तो ये टोटली 4 फंक्शन है। तो अब इस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी पार ए देखें तो 4 है, दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ बी पार ए इज 2 पार 2, दैट इज 4। अब एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंटर्स थ्योरम था। कैंटर्स थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि इफ ए इज एनी सेट देन ए प्रीसीड 2 पावर ए, यानी कोई भी सेट अपने पावर सेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। हर सेट अपने पावर सेट को मस्ट प्रीसीड करता है, और जब ये प्रीसीड करेगा तो इट मींस कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए से अल्फा लेस होगी 2 पावर अल्फा से। देन हमने कार्डिनल इनइक्वालिटीज देखी थी कि अगर अल्फा बीटा गैमा 3 कार्डिनल नंबर्स हों और अल्फा लेस आर इक्वल टू बीटा हो तो अल्फा प्लस गैमा लेस आर इक्वल टू बीटा प्लस गैमा होता है। सेकंड थिंग, अल्फा गैमा लेस आर इक्वल टू बीटा गैमा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अल्फा पार गैमा लेस आर इक्वल टू बीटा पार गैमा होता है। एंड फोर्थ वन, गैमा पार अल्फा लेस आर इक्वल टू गैमा पार बीटा होता है। बिसाइड दिस हमने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये भी स्टडी की थी कि अगर अल्फा बीटा गैमा हो कार्डिनल नंबर्स तो अल्फा पार गैमा इंटू अल्फा पार बीटा ये इक्वल होता है अल्फा पार गैमा प्लस बीटा। और ये कार्डिनल नंबर जो हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये कार्डिनल नंबर्स एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह कार्डिनल एडिशन जो है और कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा। तो ये मेजर प्रॉपर्टीज थी कार्डिनल नंबर्स की जो हमने स्टडी की थी। अब एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल से रिलेटेड फर्दर हमने रिजल्ट ये डिस्कस किए थे इनफाइनाइट कार्डिनल से रिलेटेड कि अगर हम 2 पावर ए लें, दैट इज ए एक डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी है, तो 2 पावर ए लें तो ये एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी बन जाती है। फर्दर ये कि अगर एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी को नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगेन नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आती है। और इसी तरह मैंने आपको असाइनमेंट दी थी जो होपफुली आपने कर ली होगी कि आर स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है आर के। जब ये इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है कार्डिनैलिटी ऑफ आर स्क्वायर इज सेम एज कार्डिनैलिटी ऑफ आर, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू सी। यहां से भी इसका प्रूव कर सकते हैं। फर्दर इसको अगर जनरलाइज करें तो हमारे पास रिजल्ट फॉलो होता है कि आर पार एन भी इक्विवेलेंट टू आर होता है। यानी सी की पार कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लें तो अगेन आंसर सी आता है, दैट इज ए नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आती है। तो ये तो थे कार्डिनल नंबर्स और एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको हमने रिकॉल किया। जैसा कि मैंने पहले बताया हमारा आज का टॉपिक है पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट्स। नोट करें कि अगर हमें एक सेट दिया जाए 1 2 3 तो ये सेट हम इक्वल लेते हैं 3 2 1 के,
and this is also equal to 2 1 3 means एलिमेंट्स की पोजीशन मैटर नहीं करती कि सेट के अंदर आपने किस ऑर्डर में लिखे हुए, बट जो ऑर्डर्ड सेट्स होते हैं उनमें एलिमेंट्स की पोजीशन मैटर करेगी कि हम एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो पार्शली ऑर्डर्ड और टोटली ऑर्डर्ड सेट्स पे बात करने से पहले हम इक्विवेलेंट सेट से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं, नोन एज श्रोडर-ब्रेनस्टेन थ्योरम। श्रोडर-ब्रेनस्टेन थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ x1 इज सबसेट ऑफ y, y is subset of x and x is equivalent to x1, then x is equivalent to y। यानी अगर y सेट सैंडविच हो बिटवीन टू इक्विवेलेंट सेट्स x1 एंड x, ये दोनों गिवन है, x1 और x इक्विवेलेंट है और हमने प्रूव ये करना है कि ये x और y भी इक्विवेलेंट होंगे, ये हमारा टारगेट है। यानी दो इक्विवेलेंट सेट्स के इन बिटवीन जो भी सेट सैंडविच होगा वो भी सुपर सेट के इक्विवेलेंट होगा। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जस्ट हमें एक मैपिंग चाहिए फ्रॉम x टू y जो 1 1 हो और ऑन टू हो, और गिवन ये है कि x इज इक्विवेलेंट टू x1 मींस x और x1 के इन बिटवीन एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है। लेट अस स्टार्ट दिस थ्योरम। गिवन x is equivalent to x1, this implies there exists a bijective mapping f from x to x1। अब जस्ट इसकी डायग्राम देखिएगा कि ये x सेट है, ये x1 सेट है और इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग हमने एज्यूम कर लिया है, वो f है। फर्दर गिवन है y इज सबसेट ऑफ x। अगर हम y को एज ए सबसेट ऑफ x ट्रीट करें और f मैपिंग है x टू x1 मींस x और x1 के एलिमेंट में 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस है, तो डेफिनेटली अगर हम x1 का एक सबसेट लें, से ये x1 का एक सबसेट है, लेट अस सपोज दिस इज y1, और ये 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस हम रिस्ट्रिक्ट कर दें y तक, तो y और y1 भी इक्विवेलेंट होंगे अंडर द सेम फंक्शन f, बट अब f की रिस्ट्रिक्शन हम लेंगे ऑन सेट y। रिकॉल दैट कि रिस्ट्रिक्शन के बारे में मैंने बताया था कि जब भी आप डोमेन को कम कर दें, डोमेन को आप x का कोई सबसेट लेंगे तो ये फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन आएगा। फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी बट डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो further y is subset of x, so restriction of f to y is also 1 1। let us denote the restriction of f to y by f। तो हम इस रिस्ट्रिक्शन को भी f से ही डिनोट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज y इज इक्विवेलेंट टू सम सबसेट ऑफ x1 से y1, that is y is equivalent to
y1। तो अब सिचुएशन कुछ यूं है कि ये y सेट है, ये y1 सेट है, और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं अंडर मैपिंग f। अब गिवन है कि y1 का y का सबसेट x1 है, तो डेफिनेटली x1 भी y1 के किसी सबसेट के इक्विवेलेंट होगा। तो लेट अस सपोज x1 y1 के जिस सबसेट के इक्विवेलेंट है उसको हम x2 कह लेते हैं, और ये मैपिंग जो होगी x1 to x2 अगेन वो f होगी, एज x1 is subset of y, so restriction of f to x1 is also 1 1. This implies x1 is equivalent to some subset of y1, say x2 under f, same restricted mapping f. This implies x1 is equivalent to x2. तो अब सिचुएशन कुछ यूं है कि x1 इक्विवेलेंट हो गया x2 के। अब नोट करें कि x का सबसेट y था, y का सबसेट x1 है, x1 का सबसेट y1 है, तो x1 का सबसेट y1 है, तो अगेन y1 x2 के एक सबसेट के इक्विवेलेंट होगा। ये जिस भी सबसेट के इक्विवेलेंट होगा इसे हम y2 कह लेते हैं अंडर द सेम मैपिंग f, और f अब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी y1 सेट पे, एज y1 is subset of x1. This implies y1 is equivalent to y2 where y2 is subset of x2, और मैपिंग सेम f इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हम y1 सेट का। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें तो हमें सेट्स मिलते जाएंगे, x1 का सबसेट y1, y1 का सबसेट x2, x2 का सबसेट y2, y2 का सबसेट x3 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो आफ्टर सम स्टेप्स जो हमारे पास कुछ पिक्चर बनेगी वो इस टाइप की बनेगी कि ये x सेट था, x का सबसेट y है, y का सबसेट x1 आया, x1 का सबसेट y1 आया, y1 का सबसेट x2 आ गया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू है। मींस सेट्स विद इन सेट्स जनरेट होते जाएंगे। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम इंटरेस्टेड इस चीज में देखना चाहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेट कौन सा बनेगा। तो लेट b इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x1 इंटरसेक्शन y1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन y2 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। तो इस प्रोसेस से जितने भी सेट्स जनरेट होते जा रहे हैं उन सब की मैं इंटरसेक्शन लेता जा रहा हूं, और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेट बन रहा है उसको हमने लेट कर लिया, वो b के इक्वल है। तो नाउ ऑब्जर्व कीजिएगा कि x सेट को हम किस तरह लिख सकते हैं। x सेट ये टोटल सेट है, तो इसमें एक तो इस
वेन डायग्राम का ये वाला पोर्शन शामिल है विच इज x माइनस वाई। फर्दर इसमें ये इनर पोर्शन शामिल है विच इज y माइनस x1। फिर इससे इनर पोर्शन शामिल है x1 माइनस y1। इन सब की अगर हम यूनियन लेते जाएं एंड सो ऑन, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख के यूनियन बी तक लें तो ये दोबारा हमें x सेट मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप ऑब्जर्व करो y, तो y सेट यहां से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट ये वेन डायग्राम का जो एक्सटीरियर पोर्शन है, y का एक्सटीरियर और x का इंटीरियर, ये y में इंक्लूड नहीं है, बाकी सेम रिप्रेजेंटेशन है जो x की है। तो y की रिप्रेजेंटेशन आएगी y माइनस x1 यूनियन x1 माइनस y1 यूनियन सो ऑन यूनियन b। फर्दर ऑब्जर्व करें कि हमारे पास x इक्विवेलेंट टू x1 गिवन था, हमने देखा y इक्विवेलेंट टू y1 है, मैपिंग यहाँ पे f थी और ये f की रिस्ट्रिक्शन थी। इसी तरह हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो हमारे पास x माइनस वाई इक्विवेलेंट आ जाएगा x1 माइनस y1 के अंडर द मैपिंग f। और इसी तरह x1 इक्विवेलेंट टू x2 था, y1 इक्विवेलेंट टू y2 था, तो x1 माइनस y1 इक्विवेलेंट टू x2 माइनस y2 आएगा अंडर सेम फंक्शन f। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्विवेलेंट है x1 माइनस y1 के, और ये इक्विवेलेंट है x2 माइनस y2 के एंड सो ऑन। और ऑल केसेस में जो फंक्शन यूज हुआ वो f है। तो इनफैक्ट हमारा टारगेट तो ये था कि हम x और y को इक्विवेलेंट शो करना चाह रहे थे। तो डिफाइन ए मैपिंग से g फ्रॉम x टू y बाय g of x is equal to f of x if x belongs to xn minus yn and x if x belongs to yn minus xn plus 1 और b। नोट करें कि जैसे मैंने g ऑफ x में ये x माइनस वाई इक्विवेलेंट है x1 माइनस y1 के, इसी तरह x1 माइनस y1 नेक्स्ट इक्विवेलेंट आएगा x2 माइनस y2 के अंडर फंक्शन f। और ये पोर्शन क्योंकि सेम है, y माइनस x1 y माइनस x1, इसी तरह y1 माइनस x2 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो सेम सेट्स के दरमियान बाइजेक्शन जब भी हमें चाहिए हो तो हम आइडेंटिटी मैपिंग लेते हैं। इसलिए जो सेम सेट्स हैं वहां पे मैंने आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन कर लिया है, और इस रिजल्ट को देखते हुए मैंने यहाँ पे g में जो फंक्शन ले लिया है इन सेट्स के लिए वो f ले लिया है। तो क्लियरली ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। जब ये बाइजेक्टिव मैपिंग है तो दिस इंप्लाइज x इज इक्विवेलेंट टू y। तो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपने देखा कि अगर कोई भी सेट सैंडविच हो बिटवीन टू इक्विवेलेंट सेट्स तो वो सेट सुपर सेट के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस में आपने देखा था कि हमने कहा था कि अगर A एक डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी लें, C नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी लें, तो हमने कहा था देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कार्डिनल बीटा सच दैट बीटा लाइज बिटवीन A एंड C। यानी जितने भी सेट्स हम रियल लाइन में स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे जो होंगे या डिन्यूमरेबल होंगे या नॉन डिन्यूमरेबल, इसलिए या उनकी कार्डिनैलिटी A होगी या C होगी। अदर देन A और C किसी सेट का कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा।
डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने इक्विवेलेंट सेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखा है, श्रोडर-ब्रेनस्टन थ्योरम। होपफुली जब आपको फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट मिलेगी तो उसमें मैं श्रोडर-ब्रेनस्टन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डालूंगा एज ए असाइनमेंट जो आपने करने होंगे, तो ये थ्योरम आपको हेल्प करेगा उनको प्रूव करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, इनफैक्ट हमारा आज का टॉपिक है पार्शली ऑर्डर्ड एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट्स। अब ऑर्डर्ड सेट्स के लिए हमें स्टार्ट्स के लेक्चर की कुछ चीजें रिकॉल करनी होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट दोबारा देखने होंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बाइनरी रिलेशन का। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दोबारा देखते हैं और उनसे फिर हम पार्शली और टोटली ऑर्डर्ड सेट्स को डिफाइन करते हैं। रिकॉल दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एक्स वाई, ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई। एनी सबसेट of x cross y is called a binary relation from x into y। तो बाइनरी रिलेशन इनफैक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स सेट में ले लूं 1 2 3 4 और एक रिलेशन डिफाइन करूं से R1 ऑन एक्स बाय से 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4, similarly 3 3 3 4 and then 4 4। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस x का सबसेट है, इस वजह से ये बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम x टू x। सेम केस में अगर मैं एक और रिलेशन R2 डिफाइन करता हूं 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 से 2 4 3 3 and 3 4 3 3 एंड से लेट अस सपोज ये 4 4 हम ले लेते हैं। तो नोट करें कि ये दोनों रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस x के सबसेट है, इसलिए बाइनरी रिलेशन है। अच्छा, फर्स्ट रिलेशन को देखिएगा, R1 जो रिलेशन है इसको अगर मैं इस तरह से लिख लेता हूं, R1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर XY such that XY both are from X and X is less than or equal to Y। तो नोट करें कि इस रिलेशन R1 में मैंने वो सारे एलिमेंट लिस्ट किए थे जिसमें X लेस आर इक्वल टू Y है। इसी तरह आप सेकंड रिलेशन को देखें, हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1 डिवाइड्स 1 1 डिवाइड्स 2 1 डिवाइड्स 3 1 डिवाइड्स 4 2 डिवाइड्स 2 2 डिवाइड्स 4 3 डिवाइड्स 3 एंड 4 डिवाइड्स 4। तो इनफैक्ट सेकंड रिलेशन में मैंने वो ऑर्डर्ड पेयर कंबाइन किए हैं जिसमें एक्स वाई बोथ आर फ्रॉम एक्स एंड एक्स डिवाइड्स वाई। तो इनफैक्ट जब भी आपको कोई रिलेशन इस फॉर्म में डिफाइन करके दिया जाएगा तो वो किसी न किसी सेट पे डिफाइंड होगा। जब वो सेट पे डिफाइंड होगा तो उस रिलेशन को आप एक स्टेटमेंट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दी इस सेट पे। फर्दर आप इसी सेट पे एक और रिलेशन देखिएगा R3
से 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। सेम सेट्स पे मैंने एक और रिलेशन डिफाइन किया है 1 2 3 4 सेट पे। तो अब आप जरा ऑब्जर्व करें कि इस रिलेशन को आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इस रिलेशन को हम लिखेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बोथ आर फ्रॉम सेट एक्स एंड एक्स इज लेस देन वाई। तो इसके अलावा भी आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, इस तरह के रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक्स डज नॉट डिवाइड्स वाई, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ वाई, डिफरेंट वेज में आप यहाँ पे रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं सेम सेट के ऊपर। अब इनफैक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, देखिए इससे पहले हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पे एक लेक्चर में देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। वहां मैंने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी डिफाइन किया था और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इनफैक्ट ऐसा रिलेशन होता है जो किसी सेट एक्स पे डिफाइंड हो और 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। A relation R on a set X is said to be partial order relation if it is first thing reflexive, second antisymmetric and third one relation is transitive. तो recall that कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव कब होता है। रिफ्लेक्सिव की ये कंडीशन थी कि X is related to X for all X belonging to X, every element is related to itself। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी थी। एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ X is related to Y and Y is related to X, then X is equal to Y। ये एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन थी। और ट्रांजिटिव रिलेशन ये था कि इफ X is related to Y and Y is related to Z, then X is related to Z। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन था। तो ऐसा रिलेशन जो किसी सेट X पे डिफाइंड हो और रिलेशन इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो ऐसा रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। जब ये रिलेशन R पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा तो फिर हम X को पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। तो मींस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसपे पार्शियल ऑर्डर डिफाइन हो। और पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, ऐसा ऑर्डर जो इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, उस रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल से सेम सेट में लेता हूं 1 2 3 4 और इस पे रिलेशन R1 मैंने डिफाइन किया था कि R1 के एलिमेंट मैंने लिए थे 1 1 1 2 1 3 1 4 देन 2 2 2 3 2 4 and then 3 3 3 4 and finally 4 4। तो हम क्रिटिकली देखते हैं कि ये वाला रिलेशन एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इस रिलेशन में देखें कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बिकॉज एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 is related to 3 and 4 is related to 4।
every element is related to itself, so relation is reflexive. अब एंटीसिमेट्रिक अगर x रिलेटेड टू y हो और y रिलेटेड टू x हो तो x और y बोथ सेम होने चाहिए. तो इसमें देखें कि 1 रिलेटेड टू 1 है, अगेन 1 रिलेटेड टू 1 है, तो ये दोनों सेम है. और जस्ट ये एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 3 और 4 4 जिसमें x रिलेटेड टू y भी है एंड y रिलेटेड टू x भी है. तो इसमें x और y सेम है, सो ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है. अब ट्रांजिटिविटी इस रिलेशन की चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 रिलेटेड टू 3 है और 3 रिलेटेड टू 3 है, तो 1 रिलेटेड टू 3. अब रिलेशन हमने ये इस तरह डिफाइन किया था कि 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 एंड 3 इज आल्सो लेस आर इक्वल टू 3. दिस इंप्लाइज 1 इज लेस आर इक्वल टू 3. तो इट मीन्स 1 और 3 रिलेटेड है. अगेन 1 रिलेटेड टू 3 है एंड 3 रिलेटेड टू 4 है, तो देख लें 1 रिलेटेड टू 4 भी है. इसी तरह आप कोई से भी डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर R1 के उन पे ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें होल्ड करता है. तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है. अब क्योंकि R1 रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो X सेट with this relation R1 is a partially ordered set. इसी तरह आप प्रीवियस में सेकंड एग्जांपल देखें R2 रिलेशन की. R2 रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है बिकॉज 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 3 रिलेटेड टू 3 एंड 4 रिलेटेड टू 4 है. क्लियरली ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए X सेट विद रिलेशन R2 भी एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट है. फर्दर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शली ऑर्डर्ड सेट की कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं. इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप से X सेट ऑफ रियल नंबर लें और एनी ऑफ इट्स सबसेट. और रिलेशन डिफाइन करें लेस आर इक्वल, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा. इसी तरह हम अगर ए ले लें कलेक्शन ऑफ सेट्स, और रिलेशन डिफाइन करें, रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं सबसेट का, तो सबसेट का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है क्योंकि हर सेट अपना सबसेट होता है, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. इफ ए सबसेट ऑफ बी हो एंड बी सबसेट ऑफ ए हो, तो देन ए एंड बी बोथ आर सेम सेट्स, सो ये रिलेशन सबसेट का एंटीसिमेट्रिक हो गया. और सबसेट का रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है बिकॉज इफ ए सबसेट ऑफ बी हो एंड बी सबसेट ऑफ सी हो, तो दिस इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ सी भी होता है. सो ए एंड सी बोथ आर रिलेटेड, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. सो दिस सबसेट रिलेशन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. इसी तरह अगर हम थर्ड एग्जांपल में X सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन डिफाइन करते हैं कि X इज रिलेटेड टू Y इफ एंड ओनली इफ X इज ए मल्टीपल ऑफ Y, तो ये भी एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है. आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पार्शियल ऑर्डर की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. तो ये 3 एग्जांपल्स तो मैंने ऐसे सेट्स पे दी जो वेल नोन सेट थे. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अब कुछ और रिलेशन है जो मैं लाइन डायग्राम के थ्रू
डिफाइन करता हूं। फॉर एग्जांपल एक सेट से W है जिसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E एंड रिलेशन इज डिफाइंड एज और रिलेशन को हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, से बाय दिस डायग्राम A, B, C, D एंड E, और रिलेशन में इस तरह डिफाइन कर लेता हूं, से ये रिलेशन। तो अब सम टाइम आपको लाइन डायग्राम्स के थ्रू भी रिलेशन दिए जाएंगे। इसमें x रिलेटेड टू y होता है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y और वन कैन गो along indicated arrow. For example, E is related to C because arrow E to C जा रहा है तो E related to C है। इसी तरह आप देखें arrow A to B है तो A is related to B। तो क्लियरली ये रिलेशन जो है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। सो W सेट with this relation is a partially ordered set. Dear student, यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। और जिस सेट पे आप ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करते हैं उस सेट को पार्शली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। अब कुछ नोटेशन और टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं ऑर्डर्ड सेट्स में वो क्या है। फर्स्ट थिंग, x रिलेटेड टू y को हम यूं लिख लेते हैं x precedes y and read it as x precedes y or y dominates x। तो जब भी x रिलेटेड टू y होगा तो हम नोटेशन में प्रीसीड का नोटेशन यूज किया करेंगे और इसको हम x प्रीसीड y कह लिया करेंगे या y डोमिनेट्स x कह लिया करेंगे। सेकेंड थिंग, x स्ट्रिक्टली प्रीसीड y मीन्स x strictly precedes y। Third, means x does not precedes y। Fourth, x does not strictly precede y। तो ये हमने कुछ नोटेशन और टर्मिनोलॉजी जो यूज करनी है वो मैंने बताई आपको। फिर इफ R is a partial order relation, then R inverse is also partial order relation। That is inverse relation partial order relation होता है अगर रिलेशन itself partial order हो। और फाइनली
अगर सपोज ए सेट पे रिलेशन आर डिफाइंड है जो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो ए आर को हम पार्शली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। और इसको समटाइम पो सेट कह देते हैं। पो सेट मीन पार्शली ऑर्डर्ड सेट। तो यहां तक हमने जस्ट पार्शियल ऑर्डर को देखा कि पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर की चंद एक एग्जांपल स्टडी की, और उसकी टर्मिनोलॉजी या नोटेशंस हम क्या यूज करेंगे वो हमने देखी। अब नेक्स्ट है टोटल ऑर्डर रिलेशन और टोटली ऑर्डर्ड सेट्स। इनफैक्ट पार्शली ऑर्डर्ड सेट में जैसे आप इस एग्जांपल को देखें कि जब मैंने x से 1 2 3 4 5 से ले लेता हूं और रिलेशन डिफाइन करता हूं R is xy such that xy both are from set x and x divides y. तो under this relation 3 is not related to 4, that is 3 does not related to 4 because 3 does not divides 4. But आप 2 और 4 के देखें तो 2 is related to 4, 2 precedes 4 because 2 divides 4. तो इसका मतलब है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में ये जरूरी नहीं कि सेट्स के कोई से भी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लें तो वो ऑलवेज रिलेटेड हो। तो सेट के एलिमेंट रिलेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे से W सेट में ले लेता हूं A B C D एंड E और एक रिलेशन इस डायग्राम से डिफाइन कर लेता हूं। अगेन रिलेशन इस तरह है कि 2 एलिमेंट्स आर इक्वल और 1 कैन गो अलोंग द एरोज। तो आप नोट करो कि क्या इस रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो C precedes A, C precedes B, इट मीन्स C A से रिलेट हो रहा है, C B से रिलेट हो रहा है, D C से रिलेट हो रहा है, E C से रिलेट हो रहा है। बट आप नोट करो कि A और B में कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली D और E में कोई रिलेशन नहीं है। तो D इज नॉट रिलेटेड टू E है एंड E इज नॉट रिलेटेड टू D है। तो अगेन आई रिपीट कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट में सेट के सारे एलिमेंट्स का आपस में रिलेट होना जरूरी नहीं होता। मे बी सेट के कुछ एलिमेंट आपस में रिलेट हो रहे हूं और कुछ एलिमेंट रिलेट ना हो रहे हूं। तो इसलिए हम एक न्यू टाइप का ऑर्डर डिफाइन करने जा रहे हैं नोन एज टोटल ऑर्डर। अब टोटल ऑर्डर और पार्शियल ऑर्डर में डिफरेंस ये होगा कि टोटल ऑर्डर में सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट होंगे। ए पार्शियल ऑर्डर ऑन ए सेट X इज सेड टू बी टोटल ऑर्डर इफ फॉर AB in X either A precedes B और B precedes A। तो नोट करें कि हमने कहा कि टोटल ऑर्डर इनफैक्ट इज ए पार्शियल ऑर्डर। सबसे पहले वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। जब वो पार्शियल ऑर्डर बन जाए उसके बाद आपने ये देखना है कि कोई से भी 2 एलिमेंट लें सेट के A B, तो A रिलेटेड टू B होना चाहिए या फिर B रिलेटेड टू A होना चाहिए। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कह लेंगे कि A एंड B आर कंपेरेबल। जब भी A रिलेटेड टू B होगा या B रिलेटेड टू A होगा तो हम कह दिया करेंगे कि A एंड B बोथ आर कंपेरेबल। अब टोटल ऑर्डर रिलेशन की एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल A सेट में ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन डिफाइन कर लेता हूं
लेस आर इक्वल। तो नोट करें कि आप कोई से भी टू नंबर्स ले लें तो ये कंपेरेबल है। एंड फर्स्ट नोट करें कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दैट इज ये रिलेशन लेस आर इक्वल पार्शियल ऑर्डर है। और इसी तरह आप कोई से भी दो एलिमेंट उठा लें से इस सेट से 2 और 4, तो इनमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि 2 इज लेस देन 4। इसी तरह से 9 और 5 ले लें तो 9 डोमिनेट्स, स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स 5। तो एवरी टू एलिमेंट इस सेट के अंडर दिस रिलेशन कंपेरेबल है। सो दिस इज ए टोटल ऑर्डर रिलेशन, और इस सेट को हम विद दिस रिलेशन टोटली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर, और इससे बिगर सेट पे जाएं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर या इसके सबसेट्स पे ये जो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल, इसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल रिलेशन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर और इट्स सबसेट। तो ये एक नेचुरल रिलेशन है बिटवीन सेट ऑफ रियल नंबर या इसके किसी सबसेट पे। ओके, अब एक ऐसे रिलेशन की एग्जांपल जो नॉट टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन हो। तो ये रिलेशन में मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर इस सेट पे रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं एक्स वाई साई दैट एक्स डिवाइड्स वाई, तो 3 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो कंपेरेबल नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट ए टोटल ऑर्डर रिलेशन। लिहाजा ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर तो है बट ये टोटली ऑर्डर रिलेशन नहीं है। इसी तरह आप नोट करें कि अगर ए में लेता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ से 1 2 3, तो क्या ये रिलेशन एक टोटल ऑर्डर रिलेशन बनेगा? इसको देखते हैं। सेट क्योंकि हमने लिया है 1 2 3, तो इसके सबसेट्स की कलेक्शन लेते हैं यानी पावर सेट ले लेते हैं 5 1 2 3 देन 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3 that is x। तो इस पे रिलेशन हम डिफाइन कर लेते हैं सबसेट का। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसेट का रिलेशन एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो अब आप ये देखें कि क्या ये टोटल ऑर्डर है? आंसर इज नो, बिकॉज नाइदर 1 इज सबसेट ऑफ 2 नॉर 2 इज सबसेट ऑफ 1। सिमिलरली सिंगलटन 2 और सिंगलटन 3 को देखें तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो इस सेट के भी सारे एलिमेंट आपस में कंपेयर नहीं हो रहे, इस वजह से ये सबसेट या इंक्लूजन रिलेशन जो है कलेक्शन ऑफ सेट्स पे, ये एक टोटली ऑर्डर रिलेशन नहीं है। सो पावर सेट विद दिस रिलेशन इज नॉट ए टोटली ऑर्डर्ड सेट। तो यहां पे तो आपने देखा कि ये टोटली ऑर्डर्ड सेट्स क्या होते हैं और टोटली ऑर्डर्ड सेट्स की एग्जांपल्स क्या हैं। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टोटली ऑर्डर्ड sets, if A and B are totally ordered sets, then A cross B is totally ordered under the relation AB is related to A dash B dash if A
strictly precede A dash, or if A is equal to A dash, then B strictly precedes B dash. This is called lexicographical order. तो अगर A और B टोटली ऑर्डर्ड सेट्स हों तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी टोटली ऑर्डर होती है, और रिलेशन इसमें यह है कि A क्रॉस B के टू डिफरेंट एलिमेंट्स लें तो उनमें रिलेशन क्या होगा, रिलेशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर A प्रीसीड करे A डैश को, और इन केस A और A डैश इक्वल हो जाते हैं तो फिर B प्रीसीड करे B डैश को। तो आपने चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और फर्दर इस सेट A क्रॉस B के कोई से भी दो डिफरेंट एलिमेंट ले तो वो कंपेरेबल भी हैं। तो इस तरह ये प्रूव हो जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट विद दिस लेक्सिकोग्राफिकल रिलेशन इज ए टोटली ऑर्डर्ड सेट। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यहाँ तक आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ऑर्डिनरी सेट्स और ऑर्डर्ड सेट्स में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी सेट्स जस्ट उसमें हम एलिमेंट लेते हैं, उन एलिमेंट्स पे ऑर्डर डिफाइन नहीं करते, बट ऑर्डर्ड सेट्स जो होते हैं वो चाहे पार्शली ऑर्डर्ड हो या टोटली ऑर्डर, उस पे हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं जो सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो अगर रिलेशन पार्शियल ऑर्डर हो और सेट के एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल भी हों तो फिर उस रिलेशन को टोटल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं, और अगर सेट्स के एलिमेंट कंपेरेबल ना हों तो फिर उस रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट इनसे रिलेटेड कुछ हम फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक चीज और आप ऑब्जर्व करें कि लेट अस सपोज एक टोटली ऑर्डर्ड सेट है और उसका हम सबसेट लेते हैं, तो क्या सबसेट भी टोटली ऑर्डर होगा या नहीं होगा, यानी सबसेट ऑफ ए टोटली ऑर्डर्ड सेट इज टोटली ऑर्डर और नॉट। सेकंड थिंग, आपने ये ऑब्जर्व करना है कि अगर एक पार्शियल ऑर्डर सेट लें और उसका एक सबसेट ले लें तो क्या सबसेट भी पार्शियल ऑर्डर्ड सबसेट होगा या नहीं होगा। इन दो प्रॉपर्टीज को जस्ट आपने डिफरेंट एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके थ्रू ऑब्जर्व करना है कि इन जनरल ये बात ट्रू है या नहीं है। नेक्स्ट हम कुछ और डेफिनेशन देखते हैं ऑर्डर्ड सेट से रिलेटेड। लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट। जब हम ऑर्डर्ड सेट कहेंगे तो इट मे बी पार्शली ऑर्डर्ड और टोटली ऑर्डर्ड, जस्ट कोई ना कोई ऑर्डर इस पे डिफाइन है, वो पार्शियल ऑर्डर भी हो सकता है और वो टोटल ऑर्डर भी हो सकता है। सो लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट, देन एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए if every x belonging to A precedes x। यानी ऐसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड करे उसको हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट कहेंगे। इसी तरह एन एलिमेंट B belonging to A is said to be last element of A if for every x belonging to A X precedes B, that is B dominates all elements of set A। यानी ऐसा एलिमेंट जो ऑर्डर्ड सेट का एलिमेंट हो और जो सेट के बाकी तमाम एलिमेंट को प्रीसीड करे उसे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट कहेंगे, और ऐसा एलिमेंट जो ऑर्डर्ड सेट का भी एलिमेंट हो लेकिन सेट के बाकी सारे एलिमेंट को डोमिनेट करे उसे हम लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेट कहेंगे। थर्ड डेफिनेशन है मिनिमल एलिमेंट की। एन एलिमेंट M belonging to A is said to be minimal element of A if
x precedes m implies x equal to m. In fact, मिनिमल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसको कोई दूसरा एलिमेंट प्रीसीड ना करे. अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी आपके जहन में, फर्स्ट एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट में क्या डिफरेंस है. डियर स्टूडेंट, इस वर्ड पे जरा फोकस करें कि फर्स्ट एलिमेंट वो वाला एलिमेंट था जो अंडर गिवन ऑर्डर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स को प्रीसीड करे. तो फर्स्ट एलिमेंट बनने के लिए जरूरी है कि वो एलिमेंट सेट के बाकी तमाम एलिमेंट को ऑर्डर वाइज प्रीसीड करे. बट जो मिनिमल एलिमेंट है, मिनिमल एलिमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मिनिमल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जिसको दूसरा कोई एलिमेंट प्रीसीड ना करे. यानी जरूरी नहीं कि m हर एलिमेंट को खुद प्रीसीड करे, बस m को कोई एलिमेंट प्रीसीड ना करे तो फिर हम m को मिनिमल एलिमेंट कहेंगे. इसी तरह मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट ऑर्डर्ड सेट का ऐसा एलिमेंट होगा जो अंडर गिवन ऑर्डर तमाम एलिमेंट को डोमिनेट करे. मींस सॉरी, ये मैक्सिमल की मैं डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूं. An element L belonging to A is said to be maximal element of A if L precedes X implies X equal to L. यानी मैक्सिमल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसको कोई दूसरा एलिमेंट डोमिनेट ना करे. अगेन मैक्सिमल और लास्ट में डिफरेंस देखिएगा कि मैक्सिमल एलिमेंट वो होता है जिसको दूसरा कोई एलिमेंट डोमिनेट ना करे, जबकि लास्ट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को डोमिनेट करे. अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ए सेट हम ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इस पे रिलेशन डिफाइन कर लें लेस आर इक्वल टू, तो अंडर दिस रिलेशन आप नोट करें कि 1 precedes x for all x belonging to A. That is, 1 is less than or equal to x for all x belongs to this set A. This implies 1 is the first element. इसी तरह इस सेट में अगर आप लास्ट एलिमेंट ट्रेस करें तो इस सेट में कोई लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. फॉर एग्जांपल, आप के से 3 लास्ट है, तो लास्ट एलिमेंट तो वो होता है जो ऑर्डर वाइज सेट के बाकी सारे एलिमेंट को डोमिनेट करे. तो 3 4 को डोमिनेट नहीं कर रहा, अगर 4 लेंगे तो वो 5 को डोमिनेट नहीं करेगा. तो इस सेट में कोई लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिएगा, से W सेट में ले लेता हूं A B C D E, और रिलेशन अगेन में इस डायग्राम से शो कर रहा हूं इन सेट्स के दरमियान, इन एलिमेंट्स के दरमियान. से ये वाला है. तो अब इस रिलेशन के अंदर आप सबसे पहले ट्रेस करें फर्स्ट एलिमेंट. तो फर्स्ट एलिमेंट बाय डेफिनेशन ऐसा एलिमेंट होता है सेट का जो गिवन ऑर्डर के अंदर तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड करे. तो E प्रीसीड C है, और ट्रांजिटिविटी लगाएं तो E प्रीसीड्स A है. अगेन ट्रांजिटिव रिलेशन लगाएं तो C प्रीसीड्स B है और E प्रीसीड्स C है, सो E प्रीसीड्स B. तो E एक ऐसा एलिमेंट है जो C को भी प्रीसीड कर रहा है, A को भी प्रीसीड कर रहा है, B को भी प्रीसीड कर रहा है, बट E जो है ये इस ऑर्डर के अंदर D को प्रीसीड नहीं कर रहा. सो E इज नॉट दी फर्स्ट एलिमेंट. सिमिलरली यू कैन चेक के D भी जो है ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है. सो
इस ऑर्डर के अंदर W सेट में कोई फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। W हैज नो फर्स्ट एलिमेंट। अब क्या इसमें कोई लास्ट एलिमेंट है? तो अगेन देखें कि A डोमिनेट कर रहा है C को ट्रांजिटिविटी के थ्रू, D को भी और E को, बट A डोमिनेट नहीं कर रहा B को, सो A इज नॉट लास्ट एलिमेंट। सिमिलरली B इज नॉट दी लास्ट एलिमेंट। W हैज नो लास्ट एलिमेंट। सो ये एक ऐसा सेट है जिसमें ना फर्स्ट एलिमेंट है ना लास्ट एलिमेंट है। अब क्या इस सेट में कोई मिनिमल या मैक्सिमल एलिमेंट है? इसको देखते हैं। तो ऑब्जर्व करें कि मिनिमल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट था जिसको सेट का कोई और एलिमेंट प्रीसीड ना करे। उस एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो सबको प्रीसीड करे। जैसे E एलिमेंट देखें, ऑल्दो ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, बट E एलिमेंट को ऑर्डर वाइज कोई एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा, सो बाय डेफिनेशन ऑफ मिनिमल एलिमेंट E इज द मिनिमल एलिमेंट। सिमिलरली आप D को चेक करें तो D को भी ऑर्डर वाइज कोई एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा, सो D इज द मिनिमल एलिमेंट। D एंड E आर मिनिमल एलिमेंट्स। इसी तरह आप A और B को चेक करें तो A एलिमेंट को कोई भी सेट का दूसरा एलिमेंट डोमिनेट नहीं कर रहा, सो A इज द मैक्सिमल एलिमेंट। और इसी तरह B को भी कोई एलिमेंट डोमिनेट नहीं कर रहा, सो B इज आल्सो मैक्सिमल एलिमेंट। A एंड B आर मैक्सिमल एलिमेंट्स। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। W इज इक्वल टू A B C D E, सेम सेट बट रिलेशन में चेंज कर रहा हूं, A B C D एंड E। अब इस रिलेशन के अंदर आप चेक करें कि क्या E फर्स्ट एलिमेंट है? आंसर इज नो, बिकॉज E बाकी तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है। फॉर एग्जांपल E प्रीसीड C, E प्रीसीड्स A, बट E D को प्रीसीड नहीं कर रहा, E B को प्रीसीड नहीं कर रहा, सो E इज नॉट द फर्स्ट एलिमेंट। क्या A लास्ट एलिमेंट है? A डोमिनेट्स B, A डोमिनेट्स D ट्रांजिटिविटी के थ्रू, A डोमिनेट्स C एंड A डोमिनेट्स E, सो A इज द लास्ट एलिमेंट। A लास्ट एलिमेंट है। और अगर मैक्सिमल एलिमेंट देखें तो मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन से A इज आल्सो मैक्सिमल। और मिनिमल की डेफिनेशन चेक करें तो E एलिमेंट को कोई एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा, सो E इज मिनिमल। और D को चेक करें तो D को भी कोई एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा, सो D इज आल्सो मिनिमल। सो डियर स्टूडेंट, इन एग्जांपल्स के थ्रू आपने देखा कि ये पॉसिबल है कि सेट में फर्स्ट एलिमेंट हो, लास्ट एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अंडर नेचुरल ऑर्डर आपने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट है बट लास्ट नहीं है। इसी तरह जो आपने सेकंड एग्जांपल देखी तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं है, लास्ट भी नहीं है। और इसी तरह थर्ड एग्जांपल आपने देखी तो इसमें लास्ट एलिमेंट है बट फर्स्ट नहीं है। और फर्दर ऑब्जर्व करें कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में जो मिनिमल एलिमेंट्स हैं, हो सकता है ये मोर देन वन एग्जिस्ट करें और हो सकता है कि मिनिमल या मैक्सिमल एलिमेंट्स
एग्जिस्ट ही ना करें। इससे रिलेटेड हम फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज होपफुली देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है, बिकॉज ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें यूज होगा ये वाला लेक्चर। इसके सारे कॉन्सेप्ट हम दोबारा रिविजिट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।